वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 71 है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है। ये स्पेशल मॉक सेशन के साथ साथ आप ग्रुप मॉक सेशन को भी देखिएगा। एक आपको पॉइंट इज दिस कि स्पेशल मॉक सेशन सब्जेक्ट वाइज हैं और इनसे कुछ मिलते जुलते ग्रुप मॉक सेशन में भी हुआ है। तो आप कंप्लीटली A to Z मतलब वीडियो पार्ट 1 से लेके लास्ट तक देखिएगा। अब जैसे कॉन्स्टी के कुछ सेशन ग्रुप मॉक में हुए हैं वो पहले के वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे मॉक हमारे यहाँ होल्ड होता रहा हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करते रहे, तो इसलिए उन पार्ट को भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस बार हम लोग 32 बिहार जे के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम BJS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। आप जो आंसर देते हैं जो किताबों से में पढ़ते हैं या नोट्स वाले, तो एक अप्रोच में अंतर होता है। स्टूडेंट एडिशन की किताबों या आपके नोट्स कितने इम्प्रेसिव होंगे और आप कितने इम्प्रेसिव तरीके से उसको बोल पाएंगे, यह एक अलग मसला है। हमने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब क्या हो सकता है हमने भी सजेस्ट किए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का यह पार्ट। What is difference between a statute and law? पहला टिप हो सकता है कि लॉ इज मच वाइडर देन स्टैट्यूट। वो जबरदस्ती का नहीं लिखो, ये जबरदस्ती का हो गया। ये सारे क्वेश्चन जज साहब के भी द्वारा पूछा जा सकता है या मेंबर के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो स्टैट्यूट इज द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। यस सर। मतलब we have various sources of law. Law is a very very wider concept। और कल डायलॉग मारा था ना, it includes A to Z। यस सर। A to Z मैंने इसलिए कहा था कि लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ बायोलॉजी, लॉ ऑफ वॉर, लॉ ऑफ इमोशंस, लॉ ऑफ द लाइफ, लॉ ऑफ सुपरस्टिशन, लॉ ऑफ डिवोशन, लॉ ऑफ लव एंड फेथ। तो apart from those loves, there are many legal law also. तो law is a broader concept. Law can also be made by judge because law declared by Supreme Court is to be binding. Judge made law, legislature made law, but a statute is the written will of the legislature. A statute is the outcome of the legislature. Judiciary cannot legislate.
कुछ डायलॉग की पॉइंट लिखवा देते हैं, ये कॉन्स्टी से रिलेटेड पोर्शन है और छोटे Yes, sir. छोटे छोटे क्वेश्चन, वहां पे उनकी भी मजबूरी है कि वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, टाइम ही नहीं है इतना। और कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया है कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर ज्यादा लंबे पूछे जाएंगे तो फिर उसमें ज्यादा ही दिक्कतें होंगी। तो कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट, अगला डायलॉग लिख लो, वन लाइनर के तौर पे डायलॉग, जस्ट फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द थॉट एंड इन्हांसमेंट ऑफ द नॉलेज। इंटरव्यू Yes, sir. ये एक लाइन वाला है नहीं, लेकिन एक लाइन वाला डेफिनेशन। और ये सारे ऐसे एरियाज हैं कि जैसा बैठे हैं वहां पर एक लाइन से ज्यादा नहीं बोलना है, विद्वान नहीं बनना है वहां पर। मतलब मैं मजाकिया लहजे में कह रहा हूँ कि विद्वान नहीं बनना है, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है कि मैं कहना क्या चाह। ज्यादा बोलेंगे, कुछ आगे पीछे हो गया तो फिर वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसलिए बस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो लेजिस्लेशन इज द इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन ओनली। Why? Because we have separation of powers. One organ of the government cannot encroach upon another organ of the government. So, judiciary has only power to interpret. Yes, sir. Our constitution is based upon हमारा संविधान जो है Yes, sir. वो बेस्ड अपॉन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड और ड्यू प्रोसेस। Due process. Due process was adopted in Huh. some cases, but the nature of our constitution is procedure established or due process. Procedure established by law. Nature of our constitution is the procedure established by law. Which means if a procedure has been rightfully followed, which means if a procedure has been rightfully followed, its validity cannot be challenged. Yes, sir. Sometimes that validity is challenged under judicial review
Yes, sir. And that is also known as judicial activism. Yes, sir. Judicial activism is a concept of political scientist. Judicial activism, Judicial concept of political scientist, political scientists scientist. and jurists अच्छा. in which judiciary Yes, sir. is more concerned about Yes, sir. right of the people Right of the people. against the government, against the powerful legislature. Yes, sir. अब वैसे तो डेमोक्रेसी के सिद्धांतों पे जनता जनार्दन, पीपल आर पावरफुल, लेकिन पीपल आर पावरफुल और पार्लियामेंटेरियंस आर पावरफुल। हकीकत में theoretically जनता जनार्दन, theoretically the power vests into the hand of the people. Theoretically bail is the rule, jail is the exception. तो जस्ट मजाकिया लहजे में तो उसी तरह से आयरोनिकली the power vests into the hand of the people, but parliamentarians are more powerful than what the people are. लिख लो इसको जस्ट समझने के लिए। What is अब नाउ ये हम लोग कर रहे थे किस चीज पे? टॉपिक क्या था? स्टैट्यूट और Difference between statute and law. हाँ, तो स्टैट्यूट इज ऑलवेज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर and law can be made either by legislature or can be judiciary. It may be customary even. Law can be made. Law is never enacted. A statute is always enacted. Law is never enacted. What is enacted? That is a statute. टेक्निकली लिखो इसको, टेक्निकली स्पीकिंग ये सारी जो चीजें हैं आप बहुत दिन पढ़ोगे, बहुत रिसर्च करोगे तो जाके ये जिस्ट निकलेगा। अब इंटरव्यू का समय कितना पढ़ोगे? हम तो जब फाइल आई वाज स्टूडेंट तो जैसे जैसे एग्जाम आता था पढ़ना मैं छोड़ देता था, काफी रिलैक्स रहता था।
डोंट फॉलो मी, लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो मतलब घर वाले परेशान रहते थे कि पढ़ता ही नहीं हो, ऐसे तो पढ़ता है और एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ता। एनीवे, जस्ट तो लॉ इज नेवर इनएक्टेड बट स्टैट्यूट इज ऑलवेज इनएक्टेड। रीजन बीइंग कि statute has to be passed by a legislature. और डायलॉग याद रखना कि लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं, हम लोग एडमिन लॉ, लॉ में ए टू जेड। लॉ इज द मच वाइडर कंसेप्ट। कोर्ट के बारे में लिखो जुडिशरी, लाल पेन से, ओनली इट कैन इंटरप्रेट नॉट लेजिस्लेट। ओनली इट कैन इंटरप्रेट नॉट लेजिस्लेट। Yes, sir. आगे व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? बहुत सिंपल है, लिखो। हाँ, लिखो एक लाइन, असाइनिंग प्रॉपर मीनिंग टू द स्टैट्यूट। Yes, sir. तो लेजिस्लेटर जो है, जो उसने स्टैट्यूट को इनेक्ट किया, ही हिमसेल्फ में नॉट बी अवेयर ऑफ द मीनिंग। लेजिस्लेचर जो है बहुत सारे सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट के एडवाइस पर, अब लेजिस्लेचर क्या है, कोई क्रिमिनल है, महाबली है, मिनिस्टर बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, देयर आर सो मेनी इंस्टांसेस। तो लेजिस्लेचर में नॉट लिखो ऐसे, समटाइम्स लेजिस्लेचर, अब जो क्रिमिनल हो गया, अनपढ़ हो गया, ए मैन हु नोज नथिंग एक्सेप्ट द क्राइम, तो कानून की बारीकियों को क्या समझेगा? तो ऑलवेज देयर हैज बीन डिफिकल्टी, मतलब सो फार एज इंटरप्रिटेशन is the duty of the court, is the role of the court. Legislature may not be able to give proper meaning into the interpretation, proper meaning to the statute is assigned. ये एक्सप्लेन कर दिया, इसको अपने जिस तरीके से समझा उस तरीके से लिख लो, और जो लिखा हो सुना दो। The interpretation means assigning proper meaning to the statute, and it is the role or duty of the court. हाँ, इट इज द रूल। और स्टैट्यूट के साथ एक डायलॉग भी है, रूल के साथ एक बहुत बड़ा डायलॉग भी है, स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल। स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल। And its subject is to be, a statute must be read as a whole, and its subject must be given the proper meaning. अब यहाँ पे हम उदाहरण देना चाहेंगे पीएमएलए। Yes, sir. अब पीएमएलए का इंटरप्रिटेशन होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग?
legalizing the illegal money, legalizing the proceeds of crime into white money. मनी लॉन्ड्रिंग में लीगलाइजिंग द इलीगल मनी, लीगलाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम और यूजिंग मनी इनटू क्रिमिनल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी। Yes, sir. इसके बहुत सारे इंस्टांसेज हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। फॉर एग्जाम्पल लिखो हवाला, बल्क कैश स्मगलिंग, फिक्सियस लोन्स, फर्जी कंपनियां हम लोग सुनते हैं, सेल कंपनीज, शेल कंपनीज, राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, Wrong trading. राउंड राउंड ROUND, राउंड ट्रिपिंग, ये ये कब होता है? हाँ राउंड ट्रिपिंग इवेजन ऑफ टैक्स वगैरह और ड्यूटीज वगैरह से ये होता है। तो देर कैन बी मेनी इंस्टांसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब नाउ क्राइम को रोकना है तो अब हम लोगों ने यह पढ़ा यहाँ कि स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल। तो यह कोई आसमान से उठ के कानून नहीं आ गया कि स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल। ये तो हम बचपन से कहते आ रहे हैं, सब लोग की पूरी बात सुननी चाहिए किसी की, तो पूरी तो और ऑन दोज बेसिस कानून में एक शब्द, एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नया नहीं है। ये सबकी सारी चीजें जो हम सुनते और करते आए हैं उन्हीं को लिखा दिया गया और ये सारी की सारी कॉमन सेंस पे आधारित। तो सो फार एज ए स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल। अब PMLA में जमानत हो ही नहीं सकती। एक प्रोविजन है सेक्शन 24 PMLA। एक सेकंड सर, हम डाउनलोड करके रखते हैं, खोल ले क्या? खोल लो। हाँ अब तुमसे PMLA बच्चे लोग बहुत नाराज हो गया। क्यों सर? नाम हम नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं है किसी को नाम से एड्रेस करना। अब वो जुडिशियल अब वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी बन गया, नाम नहीं, किसी का भी नाम नहीं। बहुत नाराज थे, इतने नाराज और फ्रस्ट्रेटेड था और बोलते थे कि सर मुझे 35 भी नहीं आएगा और इरिटेशन का लेवल इतना होता है, मतलब जब आपसे दे दनादन क्वेश्चन होने लगे तो इरिटेशन का लेवल इतना होता है कि ऐसा भी पाया गया है और जब आप इरिटेट हो रहे हैं तो आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट को और भी इरिटेट करते हैं। अब सॉरी सर नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ा था, तो क्यों नहीं पढ़ा था? ये तो पढ़ना चाहिए लॉ। और ऐसे में जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ा आप? तो वहां पे इरिटेशन घबराहट में निकल जाता है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब बहुत सारा। तो अब पूछा गया कि PMLA में जमानत क्यों नहीं हो सकती,
क्या जुडिशरी दबाव में होती है सरकार के? तो अब वहां पे अटपटांग सा जवाब देके वो भी समझते हैं कि आप नर्वस हो के या अंडर प्रेशर ऐसा जवाब दे रहे हो, और वो सिंपैथेटिक ही रहते हैं जब तक आप कोई बहुत ऑफेंडिंग चीजें ना करो। और ऑफेंडिंग चीजें वहां कर दी तो 20 और लेस देन 35। तो हमारे ही किसी स्टूडेंट का था, उसका इंटरव्यू आधे घंटे से भी ज्यादा चला। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड। तो हमने उसे कहा कि एज ए रूल आई ऑलवेज मेंटेन पॉजिटिविटी। हमने कहा कि आपको बाहर कटना होता तो 5 मिनट में बाहर कर देता। आधे घंटे चले हैं तो अच्छे नंबर मिलने चाहिए, बहुत अच्छे नंबर मिले। नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा नंबर मिला। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली PMLA और उसका मीनिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कौन इन्वेस्टिगेट करता है। तो बोलता है कि पुलिस ही करेगी। PMLA का इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा होता, ED के द्वारा। हाँ सर, उसमें भी सुनता है PMLA केस पर भी बहुत सारे मेंबर्स से ज्यादा पूछता है। मेंबर्स को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे आर प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। ये थोड़ा मेरा मजाकिया लहजा है पढ़ाने का। व्हाट इज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट? So, pro forma defendant is fine against who relieve this claim. ये देखो कितना लॉ इंटरेस्टिंग है। हम लोग मजाक में भी प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट किसी को बोल सकते हैं। तो मेंबर, अब चलिए, तो मेंबर्स ऐसा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, थोड़ा जस्ट बच्चे लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे। लॉ को हंसते हुए ह्यूमर के एंगल से पढ़े तो बहुत पावरफुल होता है, कभी भी नहीं भूलता। और मुझे जब कभी, अभी तो इंटरव्यू का प्रेशर है, मैं नहीं बोलता वगैरह ना, तो इस तरह के हंसी मजाक बहुत करता हूँ। तो ठीक है सर, अच्छा रहता है। हाँ, हाँ। कैसे डिफरेंट चीजों को एकदम सिंप्लीफाई करके दिमाग में घुस जाता है। अब नाउ क्वेश्चन इज कि वी आर ऑल डिस्कसिंग दैट स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल। अब यह पढ़ाते हुए कि स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल और सीधे छलांग लगा दिया हम लोगों ने PMLA पे। तो यस, PMLA इज रेलिवेंट, बिकम्स रेलिवेंट। I never take the example given even into the professional book. While teaching, I create my own illustrations. तो अब देखिए PMLA एक्ट में सेक्शन 24 को आप पढ़ दीजिए। Burden of proof in any proceeding relating to proceeds of crime under this act, in the case of a person charged with the offence of money laundering under section 3, the authority of court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering. And in the case of any other person, the authority of court may presume that such proceeds of crime are involved in money laundering. आगे भी कुछ है? नहीं सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर किसी पे एक बार फिर से पढ़ो, ऐसा कानून को बार बार पढ़ने की जरूरत है। If any proceeding relating to proceeds of crime under this act, in the case of a person charged with the offence of money laundering under section 3, the authority of court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering.
B. In the case of any other person, the authority or court may presume that such proceeds of crime are involved in money laundering. इसका इफेक्ट क्या होगा? वर्ड शैल यूज किया गया है। Yes, sir. तो इवन इफ ए मैन इज फॉल्सली चार्ज विथ मनी लॉन्ड्रिंग, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि यस, he has committed the offense of money laundering unless the contrary is proved. हाँ. तो अब क्वेश्चन इज हियर कि जनरल लॉ है, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज बेस्ड अपॉन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज, और बर्डन नेवर शिफ्ट। हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ बर्डन शिफ्ट भी हो गया। Yes, sir. An accused may be here compelled to be witness against himself also, which is in total and sheer violation of Article 20 Clause 3. अब क्वेश्चन इज दिस कि भाई जब सवाल देश का हो तो बात, तो जब when it concerns the country everything is immaterial, तो उन सिद्धांतों से ओतप्रोत होकर यह एक्ट बनाया गया। Validity of this act was challenged. The constitutionality of PMLA was challenged on these grounds, and court upheld its constitutionality। केस का नाम लिखो, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Yes, sir. तो हमें समझना यह है कि अगर हम सिर्फ सेक्शन 24 को पढ़ें, और इसमें बहुत सारे अथॉरिटीज अंडर द एक्ट और अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह ऑफेंसेज का अलग से स्पेशल कोर्ट होगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा, और ये सारी चीज़ें, पेनाल्टीज भी शेड्यूल्स में, ऑफेंसेज पेनाल्टी, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। इंटरव्यू में आपको पीएमएलए की बारीकियां नहीं पूछा जाए। पीएमएलए से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं वही पूछे जाएंगे एज ए लॉ स्टूडेंट, और एज ए लॉ स्टूडेंट आपको कम से कम जीके पर्पज से पीएमएलए को जानना चाहिए। पीएमएलए के एक्सपर्ट काफी एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप होंगे, और किताबें पढ़ के आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। किताब पढ़ के आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, किताब पढ़ के आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। उसके लिए प्रैक्टिकल, जब बहुत सारे केसेज वगैरह कंटेस्ट करेंगे या लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, देन यू मे बिकम एक्सपर्ट। तो ये उनको भी पता है, तो मतलब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन इज दिस हियर कि हम सिर्फ सेक्शन 24 को लेके और उसको पूरे एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते। statute has to be read as a whole। अरे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का मसला है, ये हवाला, आतंकवादी गतिविधियां और ऐसे बहुत सारी चीजें, तो therefore its constitutionality was upheld। और सेक्शन 24 के मुताबिक even if there is a false allegation that has to be proved as a true unless the contrary, because word क्या यूज किया गया, shall। तो ये सारी चीजें कोर्ट में आर्गू हुई। जस्टिस खानविलकर, अब जजेस का नाम छोड़ो, इसमें
इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड कर दिया गया और इस कारण से पीएमएलए में कोई फंसा तो गया, जमानत नहीं हो। मतलब दिस इज द रीजन व्हाई। और इन्हीं चीजों को मीडिया में, अब मैं मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज, आई बिलीव दैट मीडिया इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक माइंड। डायलॉग के तौर पर लिख लो अगर लाइन अच्छा, मीडिया इज गार्जियन ऑफ पब्लिक माइंड। अब पता नहीं ये कैसा डायलॉग है। तो मीडिया एज गार्जियन ऑफ पब्लिक माइंड, तो कम से कम लीगलिटी और ऑब्जेक्ट और ढूंढ के ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लीगल एक्सपर्ट को पकड़ते हैं जो जेन्युइन लीगल मतलब अब चूंकि मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हु इज द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Media is fourth pillar of democracy. And fourth pillar of constitution? क्या होगा सर? गूगल करो, अटॉर्नी जनरल। हाँ। डू यू नो इट या वैसे ही हाँ? नहीं सर, नहीं पता था कि फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल। Yes, because and therefore he is the topmost legal officer. And fourth pillar of democracy is the media. Unless the media is free and fair, impartial, no democracy can survive. और हम लोग अपने मीडिया को दोष ना दें। अमेरिका में भी तो यही हो रहा है। अमेरिकन मीडिया भी इसी तरह से गोदी मीडिया है, वहां भी ट्रम्प जीत गया। तो इट इज ए टाइम ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, इट इज टाइम ऑफ पोलराइजेशन। Political science, I have no idea about political science, but so far थोड़ा सा anyway हम लोग उधर भाग गए। तो अब नाउ पीएमएलए एक्ट के एक आध प्रोविजन को नहीं पढ़े, सारे पढ़े जाएंगे। एंड देयरफॉर तो पीएमएलए वाज ओनली साइटेड एज ए एग्जांपल, मल्टीपर्पस, कि पीएमएलए भी कवर हो जाए और व्हाई स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल, वो भी कवर हो जाए। और इंटरप्रिटेशन के कुछ, जब इंटरप्रिटेशन की बात हुई है तो सबसे पहले हम लोग जो सदियों पुराना जो गोल्डन रूल है इंटरप्रिटेशन का, टू असाइनिंग इंटरप्रेट का मतलब होता है कि टू असाइन द प्रॉपर मीनिंग। तो ग्रामेटिकल वेरिएशंस, डिक्शनरी मीनिंग को हम ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? वी हैव ऑलवेज टू बी केयरफुल ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड डिक्शनरी मीनिंग, एंड दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन हम लोग नहीं यहाँ कर रहे हैं। मतलब हेडन्स रूल के नाम से किसे जानते हैं? नहीं याद है सर। लिखो HEYDONS, हेडन्स रूल। ये इंडिया में रेयरली अप्लाई होता है, इसको हम लोग मिसचीफ रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी स्टैट्यूट
कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अगर चैलेंज किया जाता है तो चार चीजें, अब जैसे मान लो कि आईपीसी को हटा के बीएनएस आ गया, तो चार चीजें इन हालातों में देखी जाएगी। लिखो चार चीजें क्या क्या हैं। व्हाट वाज द लॉ बिफोर, number two, what was the inefficiency or the mischief, into the law before. What is the remedy provided by the new act? And need and regions, providing the remedy under new act. तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हुई पीएमएलए की, तो भाई इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज और क्राइम हो रहे हैं, इनको यहाँ इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से, तो ओल्ड लॉ जो था नॉट सफिशिएंट, तो इसलिए नए लॉ की जरूरत पड़ गई। मिसचीफ था कि ओल्ड लॉ इज इनसफिशिएंट। नीड और रीजंस ये हो गया कि नए लॉ से हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं, प्रोहिबिटिव एक्ट है, पिनल एक्ट है। तो ये हेडन्स रूल पूछा गया था, जिससे पूछा गया वो निकलते ही कहता है कि सर हेडन्स रूल क्या होता है। मैंने कहा पूछा गया था, तो जी सर पूछा है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, मतलब जनरली नॉर्मली नहीं पूछा जाता। अब नाउ कैन पार्लियामेंट, कितना टाइम हो गया? 10 मिनट और लेंगे। ठीक है सर। क्या मतलब आधा घंटा हो गया होगा तकरीबन? हो गया होगा सर। हाँ 8:18 में स्टार्ट किए थे। 8:18। अरे ज्यादा 10 मिनट और लेंगे, 10 मिनट और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अब बच्चे लोग ऐसे ही नाराज हैं कि सर आपने 70 वीडियो बना दी। आप 70 वीडियो बना दी, अब ये बताइए कि 70 वीडियो देखा जाएगा तो अब क्या जवाब दे? मेरे पास आई एम टोटली स्पीचलेस। बड़े प्यार से कहते हैं कि सर 70 वीडियो है, लोग 2-3 वीडियो बनाते हैं, तो हमने कहा कि छोड़िए आप हमारा, वही देख लीजिए जो 2-3 वीडियो जो बनते हैं। तो लेकिन सर उसे क्वेश्चन नहीं आता। तो आप सिलेबस से पूरा कवर किया है, सारा कुछ नहीं छोड़ा, उसके अलावा भी जो एडिशनल चीजें वो भी कवर किए, तो वीडियोस तो लगे तो होंगे ना सर? अरे भैया आप किताब में लेके फ्रस्ट्रेट होते रहते, यू आर नेवर श्योर अबाउट। यस सर। आप बेसिक समझिए, एक हाईकोर्ट के जज साहब, आपकी जो स्टूडेंट एडिशन की किताब है, हाईकोर्ट में कोई पूछता है उन किताबों को? और हाई कोर्ट के जज साहब स्टूडेंट एडिशन की किताबों के थीम से नहीं इम्प्रेस होने जा रहा। आपने चोरी से या इधर उधर से या जिस तरह से किसी का नोट ले लिया, छाप लिया और फैशन चला रखा है, नोट्स इसका मटेरियल, तो उससे आपका इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब
हमारा पर्पस है कि आप हमारे पास आए और इंटरव्यू देने गए और कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो डेट इज नॉट योर फेलियर, डेट इज माई फेलियर, कि हम आपको उस लेवल तक लेके नहीं जा पाए। आई हैव माई ओन मोरालिटी, आई हैव माई ओन कंस, तो इसलिए एज मच एज पॉसिबल हम तो 70 के अभी तो 200 वीडियो बना दें, अभी कमी क्या, लेकिन 70-75 पे इसे खत्म करेंगे, ये 71 वीडियो हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट इज कि कैन पार्लियामेंट नलीफाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन? यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें देखने को? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पीथ एंड सब्सटेंस, या डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन? कलरेबल मिलेगा सर, हार्मोनियस तो होगा ही नहीं, पीथ एंड में भी कोई स्कोप नहीं लग रहा है। हाँ, तो व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, कलरेबल डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है नहीं, आपने कलर लगा दिया, मतलब व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली दैट यू आल्सो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अब दिल्ली एलजी वाला केस देख लो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और बाय इनैक्टिंग one statute that Supreme Court judgment was nullified totally. तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, द वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन कि Can Parliament nullify the decision of Supreme Court? अब बात यहाँ पे आ जाएगी जुडिशियल सुप्रीमेसी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। तो theoretically speaking, Parliament cannot nullify Supreme Court judgment। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने का पावर अगर है पार्लियामेंट के पास, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इफ इट जजमेंट इज वे, तो व्हाट हैपेंस कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स ए लॉ, पार्लियामेंट बाय इनैक्टिंग ए लॉ, लिखो पार्लियामेंट बाय इनैक्टिंग ए लॉ thereby changing the basic foundation on which the judgment is based, and in this process the judgment becomes redundant, useless, ineffective. Yes sir. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेज हमें, और लेटेस्ट एग्जांपल है दिल्ली एलजी। तो पार्लियामेंट डायरेक्टली कैन नॉट turn down supreme or nullify Supreme Court judgment. It only changes the basis, it only changes the provision of the law on which the Supreme Court judgment is based.
and parliament can do it even retrospectively. हम लोगों ने कल ही शायद किया था ना कि parliament has not only power to legislate but also has power to give effect to such legislation. Yes sir, कल ही किया था. हाँ, तो उसी में जजमेंट जिन फैक्ट पे बेस्ड, जजमेंट जिस लॉ पे बेस्ड है, पार्लियामेंट उसी लॉ को चेंज कर देगा, और इनफैक्ट यही होता भी है. तो डेट इज ऑल्सो हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, एंड इफ एनीथिंग व्हिच इज hit by doctrine of colorable legislation, so that becomes unconstitutional and void. अब issue is कि who is the supreme boss, either judiciary or parliament. तो conflict किसी जमाने में हुआ करता था, कभी कभी ठन जाती है जुडिशियल सुप्रीमेसी और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. तो थ्योरेटिकली देखा जाए कि पार्लियामेंट इज द विश ऑफ द पीपल. और यही बात हर पार्लियामेंट्रियन बड़े जोश खरोश के साथ कहते हैं, वी हैव द अल्टीमेट पावर, वी आर द विश ऑफ द पीपल. तो इस तरह के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है. जो ठनी है पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे जुडिशरी हैज पेव्ड द वे फॉर द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. अब हम लोग यहाँ नवाज शरीफ को किसने गद्दी से हटा दिया था? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कि वेदर वी हैव लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, आंसर इज नाइदर लेजिस्लेटिव नॉट जुडिशियल, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कुछ हो सकता. yes, sir, आपने इससे पहले भी डिस्कस किया था एक बार ग्रुप क्लास में. हाँ हाँ हाँ. और जब ऐसा अब नाउ हाउ जुडिशरी सुप्रीम, द even Supreme Court judgment can be turned down, can be nullified, and in many cases सुप्रीम कोर्ट केवल कहती रह जाती, इट्स नॉट फेयर टू नलिफाई आवर जजमेंट. हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस. अब अगर हम तुमसे पूछें कि कैन सुप्रीम कोर्ट नलिफाई द जजमेंट ऑफ, मैं उल्टा, can parliament nullify the judgment of supreme court? मान लो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो कैसे आंसर करोगे इसको? Yes sir, parliament by enacting a law can change the basis on which that the judgment is based. And in effect, and consequently the judgment becomes ineffective. Rather nullified. Or what is colorable? What is doctrine of colorable legislation? Sir, under the doctrine of colorable legislation, the legislature, while enacting a statute, purports to act within the limit of its power, but in reality and substance it transgresses those powers. एक बार फिर से बोलना. Sir, under the doctrine of colorable legislation, the legislature, by enacting a statute,
purports to act within the limit of its power, but in reality and substance it transgresses those powers. हाँ, तो इसमें जो है कि लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर इफ दैट इज फाउंड टू बी इन सब्सटेंस एंड रियलिटी बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, then it would be ultra vires and void. Though apparently it purports to be within the competence of the legislature, doctrine of culpable legislation is based upon what cannot be done directly, that also cannot be done indirectly. The culpability is associated with incompetency. जिस्ट लाल पेन से, ये लाल पेन से लिखना, culpability here is associated with incompetency. Culpability here is associated with incompetency and not with bad faith or evil motive. Yes, sir. तो जज साहब ने जानबूझ के अपनी कोई निजी दुश्मनी निकालने के लिए हाँ इविल मोटिव से हमें सजा दी, हाँ तो यह नहीं देखा जाएगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द मोटिव, इविल था या क्या था, या only the competence, whether the judge was duly competent and authorized to give that sentence or not. तो अब दिल्ली वाले केस में भी, दिल्ली एलजी केस कि बहुत चिल्लाते रह गए सुप्रीम कोर्ट में कि यह जो इनका जो एफर्ट है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहता है, इनका बैड मोटिव है। स्टेट में उनको कहा गया इफ यू आर इन्वोकिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कल्परेबल लेजिस्लेशन, evil motive or ill intent is totally irrelevant. What is required to be seen, that is required to be seen only the legislative competence. Legislative competence पूछा गया 31st में। I hope and believe कि legislative competence अगर इस मतलब 31st में भी बच्चे लोगों को हमने बोला था, तो पता नहीं कहाँ से मुझे ऐसा लगा कि भाई लेजिस्लेटिव, क्योंकि न्यूज वगैरह में जो चीजें चलती रहती हैं तो उनसे डेफिनेट क्वेश्चन होता है, हमेशा होता है। तो न्यूज वगैरह में जो चीजें चल रही हैं वो कानूनी पहलुओं से कैसे लिंक है, एज ए स्टूडेंट या एज ए फ्रेशर आप उन चीजों को नहीं समझ मतलब अब जैसे जैसे उम्र गुजरेगा इस प्रोफेशन में तो आप समझेंगे बारीकी। अभी आप फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उतना मैच्योर और डेवलप नहीं है। हम लोग सेकंड में भी समझ जाते, इस बार पूछ देगा, और वही होता है। तो अभी ये सारा हॉट टॉपिक है और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ये करवा रहा हूँ। अब बच्चे लोगों से गुजारिश है
कि अरे भैया एक वीडियो करने में हम लोगों को भी बहुत मेहनत होता है, फालतू मेहनत करने का मेरा भी दिल नहीं करता। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आपके पास टाइम है तो जरूर देखिए, और नहीं टाइम है तो भाई जो एक दो वीडियो में ही पूरा करा देते हैं वो देख लीजिए। अब हम कौन होते हैं कहने वाले कि आप हमारा ही वीडियो देखिए। वी कैन नॉट impose our own ideas upon anyone। तो इस और स्टैट्यूट लॉ कल्परेबल लेजिस्लेशन हेनरी एट क्लॉज क्या था? नहीं देख पा रहे हेनरी कहाँ का राजा था? अब ये भी बताना पड़ेगा। उसने अपनी पूरी की पूरी जो पावर थी वो किसी को डेलीगेट कर दिया। He had delegated each and everything। इतिहास के पन्नों पे कई ऐसे राजा हुआ करते थे कि राजपाट में वो ध्यान नहीं देते थे और अपने सारे काम अपने नोबल को असाइन कर देते थे। इंग्लैंड के थे सर। हाँ, हेनरी एट क्लॉज। तो जब हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं तो हेनरी एट क्लॉज का जरूर रेफरेंस वहां पे आता है। हेनरी एट क्लॉज परटेन्स टू डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, अगर पूछा जाए तो इनटू दैट ईच एंड एवरी लेजिस्लेटिव पावर वाज टोटली डेलीगेटेड टू ए नोबल। हेनरी एट क्लॉज के बारे में बोल रहे थे, वीडियो ना अटक रहा था, हमको नहीं सुनाई दिया। अच्छा, he was a king of England and he was king of England and had delegated all his power to a noble। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर अगर पूछा जाए व्हाट इज हु इज अ माइनॉरिटी, तो कौन स्ट्रीम में क्या दिया हुआ? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। हाँ, तो जिसका नंबर कम है 50 से कम है, वो 50 से ऊपर मेजोरिटी हो गया, उससे कम माइनॉरिटी हो गया। तो दो तरह की माइनॉरिटी की बात की गई है। पिछले उसमें हम लोगों ने किया है इसको, पिछले वीडियोज को देख लेना। अगर अब नाउ पूछा जाता है मेंबर्स के द्वारा कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? एक सेकंड से। Sir, it refers to the proactive role of the judiciary in protecting the fundamental rights and liberties of the citizens of the country. Only into fundamental right judicial activism होगा या into the civil right and liberties कहना उचित होगा? What is difference between civil right and constitutional right? Sir, civil rights होता है which are enforceable by the which are legally protected. Every right is legally protected. No, sir. तो
civil right normally associated with private right of a party, a statutory right available under the statute, and civil liberties are normally the common liberties what the people have, or constitutional liberty, article 19, that is fundamental liberties also. तो जुडिशियल लिखो, मतलब वो आपने कोई गलत नहीं कहा, एज ए स्टूडेंट अच्छा ही कहा, लेकिन बुक से देखे तो स्टूडेंट एडिशन की बुक होगी, स्टूडेंट एडिशन की बुक, और जो अगर जो थीम है स्टूडेंट एडिशन की किताबों का, वो स्टूडेंट एडिशन की बुक अब हम देने जा रहे हैं। अगर यही हमारा इंटरव्यू अगर कोई लॉ प्रोफेसर लेते तो बेहतरीन आंसर होता, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन डिफिकल्टीज की दिस इंटरव्यू हैज टू बी टेकन बाय ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो अब उनके लिखिए कि जुडिशियल फिलॉसफी दैट इज गाइडेड बाय judicial philosophy which is guided by broader guided by sir which is guided by broader social implications of civil rights and liberties. It is always constrained by judicial restraint sometimes under judicial, मतलब sometimes काट देना, sometimes लिखना उचित नहीं होगा। judicial conscience warrants judiciary, judicial conscience warrants judiciary. I am using the word judicial conscience. तो भाई हम लोग लिंग्विस्ट तो नहीं है, न ज्यूरिस्ट हैं, एक मामूली से आदमी है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते। वी हैव आल्सो इक्वल फ्रीडम। तो पहले तो देख लेते हैं कि सेंटेंसिंग कैसी होती है। जुडिशियल कंसाइंस वारंटेड बाय, क्या डिक्टेशन दिया था हमने? जुडिशियल कंसाइंस warrants judiciary. हाँ, जुडिशियल कंसाइंस वारंट्स जुडिशरी टू कम फॉरवर्ड a champion, protector and guarantor of civil right and liberties of the people. अब ये पढ़ के सुनाना पता नहीं, आई डू नॉट नो कि मैं किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। जो समझ में आया वो बता दिया। हाँ, जो समझ में आया वो बता दिया। सर पूरा पढ़े क्या कि यहीं से? नहीं, यहीं से। हाँ, जुडिशियल कंसाइंस है। Judicial conscience warrants judiciary to come forward as a champion,
protector, and guarantor of civil rights and liberties of the people. हाँ, अब जैसे सबरीमाला जजमेंट है हाँ सर। तो कोर्ट कह देती कि गो टू लेजिस्लेचर एंड लेट द लेजिस्लेटर इनैक्ट द लॉ. वी हैव नो पावर टू इनैक्ट टू लेजिस्लेट. LGBT judgment to go and ask the government to enact a law to recognize you. Judiciary, तो ये सारे जजमेंट और जुडिशरी का क्रिटिसिज्म भी, अब जैसे वो LGBTQ जजमेंट आया या एडल्ट्री वाला आया तो तरह तरह के डिबेट हुए, तरह तरह की चीजें कही गई कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म किया जा रहा है कानून के द्वारा. बहुत सारे कई तरह के व्यूज आए. तो ये जो स्फीयर है, इट इज द जुडिशियल फिलॉसफी. तो 2-3 लाइनें हमने भी डायलॉग के तौर पे लिखवा दी है, इसको समराइज करके. अब चलो एक तुम बोल दो लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूडिंग क्वेश्चन. What is judicial activism? पढ़ लो उसको हटा दो और उसके बाद खुद से बोलना. वहां पे चिट्टा नहीं होगा पढ़ने के लिए. थीम को समझ गए, ट्राई, अरे गलत सही जो भी होता थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. Judicial activism is a judicial philosophy which enables the judiciary to come forward as a champion, guarantor and protector of civil rights and liberties of the people. And judicial activism is always constrained by judicial restraint. Not to exceed its limit. Judiciary cannot assume legislative function because there is separation of power. So on this count, judiciary is criticized by the politicians. So judicial activism, no politician, no parliamentarian wants judiciary to remain active into the form of judicial activism. हमेशा क्लैश ही होता है उनके बीच में. But judicial activism is the legitimate expectation of the people. अच्छा चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा. Can judicial activism would be the legitimate expectation of the citizens? What is the legitimate expectation? अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Golden rule of interpretation is assigning the grammatical and dictionary meaning. और ये सदियों पुराना ये क्लासिकल रूल है. आई एम नॉट टीचिंग यू इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, लेकिन ये लाइफ का भी रूल. तो ये सर्वविदित है कि जुडिशरी इज ग्रांटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्सेस. प्रजा को कोई अधिकार नहीं होता था. डेमोक्रेसी राजा प्रजा एक समान, उसको मेंटेन करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन जुडिशरी का बना दिया. पहले जस्टिस डिपार्टमेंट वाज वेस्टेड टू द किंग. लॉ एवरी डिपार्टमेंट, ऑल द पावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द किंग. हम लोग थ्योरी ऑफ पावर जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में या जो स्टूडेंट्स में पावर थ्योरी, वहां पे एडमिन लॉ में एक उसका छोटा सा भाग हमने ले लिया कि
पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, किसने कहा था? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू या एटकिन? नहीं, मॉन्टेस्क्यू ने तो दिया था सर, एटकिन ने कहा था। तो judicial activism is always the dream of social activists, is always the dream of the citizen, और इसीलिए जहाँ हर उम्मीद टूट जाती है, अंतिम उम्मीद अदालत के ही चौखट पे जाके टिकती है। सरकार से क्यों नहीं उम्मीद होती? सरकार तो जनता जनार्दन है, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन बट स्टिल एक्सपेक्टेशन इज नॉट फॉर बाय द पीपल और फॉर द पीपल, एक्सपेक्टेशन इज विद द जुडिशरी एंड एज ए प्रोटेक्टेड चैंपियन गारंटर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। अब ये सारा एंडलेस है। कहने का मतलब कि हमने आपके थिंकिंग प्रोसेस को ये सारी टॉपिक सारी उम्र पढ़ने का हाँ सर, हमें भी जरूरत है, और हमें नहीं, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू स्टडी दीज एज लॉन्ग ही इज अलाइव। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। अब ऐसे टॉपिक को चंद मिनटों में कैद कर पाना, अब जितना हमसे हो पाया, मतलब कहने का मतलब कि आपका इंटरव्यू पर्पस से काम चल जाए, अच्छा काम चल जाए। तो विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंक्लूडेड। अब थोड़ा बहुत रह गया है NIA वगैरह और बाकी ऐसे इस तरह के पॉक्सो सर, पॉक्सो वगैरह, पॉस भी रह गया है। इजराइल और लेबनान या रसिया यूक्रेन या ट्रम्प और पुतिन से तो बढ़िया है कि सब हम लोग कर रहे हैं।